हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 11 जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा असेसमेंट, आकलन का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, क्षेत्र और विशेषताएं। मतलब आज हम आकलन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके रीट एग्ज़ाम जो है उसके सिलेबस में है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 फ़रवरी को। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा CDP के अंदर है हमारा ये टॉपिक आकलन। ओके, तो नाउ स्टार्ट। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आकलन में हमारा सबसे पहले आएगा, आकलन के अंदर हमारा सबसे पहले आएगा, असेसमेंट के अंदर आएगा आकलन का अर्थ। कि आकलन जो होता है, असेसमेंट जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है आपका पास बैठना और अवलोकन करना। पास बैठना एवं अवलोकन करना। ठीक है, किसका अर्थ है ये? आकलन का अर्थ। तो इसको हम कह सकते हैं, यदि कक्षा की हम अगर बात करें, कोई भी क्लास की अगर हम बात करें, तो जो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की जो भी प्रगति होती है, कोई भी पाठ्यक्रम है कक्षा के अंदर, तो उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी विद्यार्थी की प्रगति है या फिर उसकी उपलब्धि की जो जानकारी उसने एकत्रित करी है या फिर वर्णन किया है या विश्लेषण करने की जो भी निरंतर प्रक्रियाओं का आकलन कहा जाता है। ठीक है, मतलब आकलन क्या है? आकलन का मतलब है पास बैठना एवं अवलोकन करना। कि कक्षा में क्या होता है कि पाठ्यक्रम से संबंधित अगर विद्यार्थी की कोई भी प्रगति हो रही है या उपलब्धियों की कोई भी जानकारी एकत्रित करने के लिए या वर्णन विश्लेषण करने की जो सुनियोजित निरंतर प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आकलन कहा जाता है। ठीक है, आगे आता है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आकलन की परिभाषा। आकलन की परिभाषा है आपकी, किसने दी है? इरविन के अनुसार। तो इरविन क्या बोलते हैं आपके? इरविन के अनुसार है आपकी परिभाषा, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। कि जो आकलन है वो छात्र के किसके व्यवस्थित विकास के आधार का क्या है? अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचना का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। आपका आकलन क्या होता है? इरविन ने बोला है कि कोई भी वस्तु का जो परिभाषित चयन होता है या फिर रचना होती है या कोई विश्लेषण, संग्रहण होता है या सूचना का क्या करते हैं? उपयुक्त प्रयोग करके छात्र का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है या अधिगम को बढ़ाने की क्या है? ये एक तरह से प्रक्रिया है। ओके, ये कौन बोलते हैं? इरविन बोलते हैं आकलन के बारे में। आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी, आकलन के उद्देश्य। तो आकलन के हमारे उद्देश्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका लक्षणात्मक उद्देश्य, जिसको हम प्रोग्नोस्टिक पर्पस बोलते हैं। सेकंड है हमारा अधिगम की निगरानी। थर्ड है हमारा फीडबैक उपलब्ध कराना। फोर्थ है हमारा प्रोत्साहन। 5 है हमारा निदानात्मक। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लक्षणात्मक उद्देश्य मतलब कि प्रोग्नोस्टिक पर्पस क्या होता है या क्या उद्देश्य है आकलन के। इसमें तो इसमें आपका लक्षणात्मक उद्देश्य में आपका यही आता है कि आकलन से क्या होता है, जो आपके लक्षणात्मक उद्देश्य हैं उसकी क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अलग अलग तरह के लक्षण के आधार पर क्या होता है? आकलन किया जाता है। और इसमें जो भी विशेष के क्षेत्र में जो व्यक्ति की कमजोरी होती हैं, कौशल का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति की जो भी कमजोरी होती हैं, ठीक है, उनका क्या किया जाता है? उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें कि लक्षणात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रोग्नोस्टिक परीक्षण का आयोजन किया जाता है। कौन से परीक्षण का? प्रोग्नोस्टिक परीक्षण, मतलब कि लक्षणात्मक उद्देश्य। ठीक है, इनका क्या किया जाता है? जो प्रोग्नोस्टिक जो होते हैं आपके परीक्षण का
प्रोग्नोस्टिक परीक्षण का आयोजन किया जाता है। किस चीज़ के लिए? लक्षणात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ओके। सेकंड आता है अब आपका अधिगम की निगरानी, मतलब मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो आकलन होता है, आकलन के द्वारा ही अधिगम जो होता है उसकी क्या की जाती है? निगरानी की जाती है। इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी तुम्हारे टीचर होते हैं, जो तुम्हारे अध्यापक होते हैं, वो सदैव अपने विद्यार्थी की किस चीज़ पर नज़र रखते हैं? प्रगति पर, कि विद्यार्थी जो है, जो स्टूडेंट है, वो कितनी प्रगति कर रहा है। तो निगरानी को हम उन गतिविधि का क्या है कह सकते हैं? समुच्चय भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो अधिगम है, इसमें क्या होता है, जो अध्यापक होता है वो अधिगम निगरानी करने के लिए जो आकलन करता है उसमें वो बहुत सारे कार्य करता है। तो वो कार्य किस तरीके से करता है? क्लास के अंदर क्या करता है इसमें कि विद्यार्थी से क्या करता है? प्रश्न पूछता है उनसे, और उसकी जांच करता है कि विद्यार्थी को जो है, जो विषय है, वो कहाँ तक समझ में आया है। तो वो किस चीज़ के माध्यम से करता है? क्वेश्चंस पूछ के। ठीक है। और एक और तरीके से करता है कि वो क्लास में क्या करेगा? बच्चों को शीट वर्क दे देगा और घूमता रहेगा। मतलब जैसे घूमते रहते हैं शिक्षार्थी क्लास में, जैसे बच्चों को कुछ काम दे दिया तो वो हर बच्चे पे क्या है? निगरानी कर रहा है कि बच्चा कौन कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कितना पूछ कर रहा है। तो अधिगम की निगरानी से यहाँ यही तात्पर्य है। ठीक है। आकलन के द्वारा अधिगम की निगरानी की जाती है या करनी होती है, ये इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड। नेक्स्ट है आपका फीडबैक उपलब्ध कराना। तो आकलन का उद्देश्य है फीडबैक उपलब्ध कराना, मतलब प्रोवाइडिंग फीडबैक। ठीक है। तो जो फीडबैक होता है ये आकलन के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। अगर हमने बच्चे को कुछ पढ़ा दिया, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हमने बच्चे को पढ़ा दिया, तो देन हम उसका क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं। और फीडबैक लेके हम क्या करते हैं? उसको हम अपने पास रख लेते हैं, जिससे हमें बच्चे के बारे में पता होता है कि हाँ भाई, ये बच्चा किस तरीके से है, किस तरीके का व्यवहार करता है। और जो अच्छा फीडबैक होता है वो व्यवहार के परिणाम का क्या होता है? केंद्र होता है। और इसकी सहायता से ही क्या होता है? विद्यार्थी में सकारात्मक का संचार होता है। ठीक है। और वे आगे की रणनीति को तय करने के योग्य बन जाते हैं। तो अध्यापक से संबंधित कार्य समझते हैं, जबकि फीडबैक प्रतिक्रिया तभी सर्वाधिक प्रभावी होती है। तो जो फीडबैक की प्रक्रिया है वो तभी प्रभावी होती है जब शिक्षा से संबंधित, जो भी तुम्हारी शिक्षा है, अगर उससे संबंधित सभी वर्ग इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या है? भाग लेते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है आपका 4 पॉइंट, प्रोत्साहन, प्रमोशन क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि आकलन के उद्देश्य में आता है प्रोत्साहन। इसमें क्या होता है? आकलन के माध्यम से हम छात्र को क्या कर सकते हैं? प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है। आकलन के द्वारा ही हम छात्र की जो प्रगति है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। मीन्स कि छात्र कितना आगे बढ़ रहा है, तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तब हम उसका आकलन करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे संतोषजनक, जो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं जो हमें, तो उससे क्या है? हम छात्र को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है। तो आकलन का उद्देश्य ये भी होता है। नेक्स्ट है आपका 5, निदानात्मक, डायग्नोसिंग बोलते हैं जिसको हम। तो जो आकलन है, इसमें आकलन से निदानात्मक उद्देश्य की भी पूर्ति की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो कमज़ोर है किसी चीज़ में, तो हम क्या करेंगे? उसका विश्लेषण करेंगे और उसके ही साथ उसको दूर करने का भी सुझाव देंगे कि भाई कोई भी छात्र है उसमें ये प्रॉब्लम है या ये समस्या आ रही है, उसकी प्रगति क्यों नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे? उसको सुझाव देंगे उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जिससे छात्र अपनी कमज़ोरी को दूर कर सके। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम प्रशिक्षित, जो भी वेल एजुकेटेड हमारे टीचर होते हैं, उनकी हमें सहायता लेनी होती है इसमें, जिससे छात्रों को उनके परामर्श का भी लाभ होता है। ठीक है। तो ये है आपके आकलन के उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी,
तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आकलन के सिद्धांत। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? आकलन के सिद्धांत, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वैधता। तो जो हमारा आकलन होता है, आकलन में हमारी वैधता होनी चाहिए। ठीक है, वैधता एक ऐसी वैधता वो होती है जिससे हमें पता लगता रहता है कि जो छात्र है उसका मापन सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, सेकंड आता है हमारा इसमें विश्वसनीय तथा तर्क युक्त। इसमें यही है कि जो हमारा आकलन है वो बिल्कुल विश्वसनीय और तर्क युक्त होना चाहिए। ठीक है, अगर तर्क युक्त और ये होगा, आपका तर्क युक्त और विश्वसनीय होगा, तो इससे क्या होगा कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, हमारी प्रक्रिया की जो व्यवस्था है, जो भी कार्य हैं, उनको स्पष्ट के लिए इन सब की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड आता है हमारा स्पष्ट, सुलभ और पारदर्शी। इसमें है कि जो आकलन के माध्यम से जो भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी सुलभ होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है, आकलन का कार्य और जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जानकारी समय पर छात्रों, कर्मचारियों या अन्य बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आकलन के बारे में, कि आकलन के माध्यम से जो हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है वो स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा 4 आता है समावेशी न्याय संगत। समावेशी और न्याय संगत में यही है कि हमें क्या है, हमें ये देखते रहना चाहिए कि आकलन से क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति को नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई हानि तो नहीं हो रही। ठीक है, तो जहाँ तक संभव हो सके शैक्षिक जो मानक होते हैं उनसे समझौता किए बिना ही आकलन कार्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 प्रबंधनीय। प्रबंधनीय में आपका यही होता है कि जो भी हमारा आकलन है उसको हमें निर्धारित समय पर ही कर लेना चाहिए। कि जो हमारा समय होता है कि हाँ हमें बच्चे का आकलन करना है तो हमें तभी कर लेना चाहिए, वरना क्या है, शिक्षक और जो छात्र होते हैं उन दोनों पर ही इस चीज़ का क्या होता है? दबाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 6 आता है हमारा रचनात्मक व योगात्मक आकलन। इसमें आपका यही है कि आकलन के जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, उसमें रचनात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को ही क्या करना चाहिए? हमें सम्मिलित करना चाहिए उसमें। ठीक है, इससे क्या होता है, आकलन के जो उद्देश्य की प्राप्ति सही रूप से हो रही है या नहीं हो रही है इसका पता लगता है। और इसके साथ ही जो हमारा आकलन होता है, कार्यों में नैदानिक आकलन को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, रचनात्मक और योगात्मक आकलन तो है ही हमारे योगात्मक आकलन, इसके साथ साथ हमें निदानात्मक या नैदानिक आकलन जो होते हैं बोलते हैं उसको भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण का यही है कि उचित समय पर ही दिया गया जो पृष्ठपोषण होता है हमारा, वो छात्रों में अधिगम मतलब सीखने में और उनके सुधार की सुविधा को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें समय समय पर जो हमारे रचनात्मक कार्य हैं, योगात्मक कार्य हैं और जो पृष्ठपोषण जो आकलन है वो भी हमारा क्या है, हमें समय पर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा योजना प्रारूप का अभिन्न अंग। इसमें क्या होता है आपका कि आकलन जो होता है वो योजना प्रारूप का अभिन्न अंग होना चाहिए। ओके, और साथ ही जो भी योजना के लक्ष्य होते हैं, कोई भी योजना उसके लक्ष्य हैं या सीखने के जो भी परिणाम हैं से सीधे संबंधित होना चाहिए, कि योजना के लक्ष्यों से और अधिगम के परिणाम से। नेक्स्ट और लास्ट है आपका सिद्धांत कर्मचारी विकास नीतियाँ। तो इसमें भी आपका यही है कि आकलन में कर्मचारी विकास की जो नीतियाँ होती हैं, रणनीतियाँ होती हैं, उनको भी हमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। ओके, छात्र का जो आकलन होता है हमें सम्मिलित सभी व्यक्ति अपनी जो है भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्षम होना
चाहिए, कि छात्र के जो आकलन में सम्मिलित हो रहे हैं जितने भी व्यक्ति, उनकी जो भूमिका है, उनका जो निर्वाह करने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो ये हैं आपके आकलन के सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें आकलन के प्रकार। तो जो हमारा आकलन होता है उसके जो प्रकार होते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आकलन के प्रकार। आकलन के प्रकार में जो हमारे आकलन का जो प्रकार है वो कितने टाइप्स का होता है, 2। एक तो भौतिक आकलन और एक मानसिक आकलन। अब आपका जो सबसे पहले भौतिक आकलन के बारे में हम बात करेंगे कि जो भौतिक आकलन होता है वो होता क्या है। तो जो भौतिक आकलन में क्या किया जाता है, जो भौतिक गुण होते हैं हमारे छात्र के, कौन कौन से, लंबाई उनकी चौड़ाई, ठीक है, उनकी ऊंचाई, उनका भार मतलब जो वेट होता है, इन सभी को क्या किया जाता है, मापा जाता है। इस आकलन को परिमाणात्मक आकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिमाणात्मक, ओके, परिमाणात्मक आकलन भी कहते हैं किसको, भौतिक आकलन को। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है आपका इसमें, नेक्स्ट आता है आपका मानसिक आकलन। इसमें आपका क्या होता है, मानसिक आकलन में जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आती है हमारी बुद्धि, इसमें आती है हमारी रुचि, मतलब जो छात्र की, इसमें आती है उपलब्धियां, इसमें आती है अभियोग्यता, ठीक है। तो ये सभी आती हैं, इनका आकलन किया जाता है। ये गुणात्मक आकलन भी कहते हैं। जो हमारा भौतिक था उसको हम परिमाणात्मक आकलन कहते थे, और जो हमारा मानसिक होता है इसको हम गुणात्मक आकलन भी कहते हैं। तो ये हैं इनके टाइप्स, इनके 2 टाइप्स हैं। क्लियर हुआ कि भौतिक आकलन को परिमाणात्मक आकलन भी कहते हैं, इसमें हमारी आती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार। मानसिक आकलन को हम गुणात्मक आकलन भी कहते हैं, जिसमें आती है बुद्धि, रुचि, उपलब्धि और अभियोग्यता। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी आकलन की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आकलन की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट आती है वैधता। तो जो वैधता आकलन होता है, इसकी आकलन की विशेषता है कि जो वैधता आकलन होता है वो वही आकलन होता है जिसको उद्देश्य के लिए या उद्देश्य के निर्माण के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई भी छात्र है, ठीक है, उससे कुछ बिंदुओं को याद करने को जांचने हेतु प्रश्न बनाना, ठीक है, ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं जो उनको तर्क शक्ति को जांचे। मतलब कि इसमें हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिससे बच्चे की तर्क शक्ति को जांच सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, मानकीकरण। मानकीकरण क्या होता है, मानकीकरण जो आकलन होता है ये क्या होता है, जो आकलन की विशेषता क्या होती है, ये इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी को एक समय सीमा में समान एक जैसे ही प्रकार के जो प्रश्न हैं समान निर्देशों को दिया जाए और जिससे छात्र समान अंक अर्जित कर सके। तो ये आता है आपका मानकीकरण में, ठीक है। एक मानकीकृत आकलन वही आकलन होता है जिसमें जो विद्यार्थी है आपका वो एक समय सीमा के अंदर, ठीक है, समान प्रकार के प्रश्न समान निर्देशों को दिया जाए जिससे बच्चा समान अंक अर्जित कर सके। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट आता है आपका विश्वसनीयता। इसमें आपका यही है कि कोई भी आकलन है अगर, तो उसका सबसे पहला गुण यही होना चाहिए कि आकलन किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा। आकलन हमारा विश्वसनीय तभी कहलाएगा, ये इसकी आकलन की विशेषता होती है कि आकलन क्या होता है, विश्वसनीय होता है। अब विश्वसनीय कैसे होगा, तब हम किसी भी आकलन का
तब हम कोई किसी भी चीज़ का आकलन करेंगे तो उसको जो रिज़ल्ट है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, एक समान आना चाहिए, तभी वो विश्वसनीय कहलाएगा। इसमें आपका यही है कि कोई भी बच्चा है, अगर हम उसका आकलन कर रहे हैं तो जो हमें रिज़ल्ट निकल के आज आया है 4 दिन बाद भी उसका सेम वही रिज़ल्ट निकल के आना चाहिए, सेम रिज़ल्ट निकल के आना चाहिए। तो ये होती है विश्वसनीयता। नेक्स्ट है आपका इसमें, नेक्स्ट आती है व्यवहारिकता। इसमें क्या होता है आपका कि जो आकलन होता है उसकी लागत, उसकी जो समय होती है, जो सरलता होती है, वो कैसी होनी चाहिए, वो एक तरह से व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हम कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी होता है, अगर हम उसका प्रयोगात्मक परीक्षाओं में क्या कर रहे हैं, प्रयोगात्मक जो परीक्षाओं में सभी विद्यार्थी को एक ही प्रयोग के स्थान पर हमें अलग अलग प्रयोग देने चाहिए, क्योंकि अगर हम अधिक सुविधाजनक और व्यवहारिक है, ठीक है, व्यवहारिक हमारा तभी होगा तब हम अलग अलग तरह के उनको क्या दे रहे हैं, प्रयोग दे रहे हैं कोई भी। अगर हम सेम एक जैसा दे देंगे तो शायद वहाँ पे वो वाला यंत्र उपलब्ध ना हो, संभव ना हो सके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग अलग तरह के यंत्र या अलग अलग तरह के प्रयोग देने चाहिए, जो क्या होगा, अधिक सुविधाजनक होगा और अधिक व्यवहारिक होगा। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें हमारा उपयोगिता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आकलन है वो विद्यार्थी के लिए कैसा होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। आकलन से जो भी हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, तो छात्रों को बता देने चाहिए, जिससे वो उन कमियों को सुधार सके। उपयोगिता यही है इसकी, मतलब आकलन की विशेषता में उपयोगिता है वो यही है कि जो भी हमने आकलन किया है, उसका रिजल्ट आया है, वो हमें बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो कमियों को सुधार सकें। और आकलन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं हम कि किस दिशा में सुधार करना है हमारा और किस दिशा में हमें सुधार नहीं करना है। अध्यापक को कमियों को जानने और उनको दूर करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन? आकलन। ठीक है, तो ये इसकी उपयोगिता भी है इसके अंदर। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी आकलन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ असेसमेंट। ये हमारा लास्ट हेडिंग है, इसकी लास्ट हेडिंग आती है हमारी इसकी। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व विभिन्नता ज्ञात करने में। आकलन के थ्रू क्या होता है कि एक जो कक्षा होती है, कोई क्लास है, उसमें क्या है, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, छात्र होते हैं, अलग अलग विभिन्नता वाले। मतलब तो जो हमारा टीचर होता है उसका ये कर्तव्य होता है इसमें कि वो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान करे। ठीक है, और उचित विधि के माध्यम से क्या है, उसको शिक्षा प्रदान करे। ये क्या होता है, ये शिक्षक का, एक टीचर का क्या होता है इसके अंदर, एक टीचर का क्या होता है, एक टीचर का कर्तव्य होता है। तो इसके लिए टीचर क्या करता है, टीचर क्या है, अपनी बहुत सारी तरह की क्रिया करता है, बहुत सारी तरह की विधियों का आयोजन करता है और उनके माध्यम से बच्चों में रुचि, क्षमता और योग्यता को क्या करता है, प्रयत्न करता है कि उनका जो भी इंटरेस्ट है वो विषय में बना रहे। तो आकलन से ये फ़ायदा होता है। तो ये आकलन का एक तरह से क्षेत्र है, व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करना। नेक्स्ट आता है हमारा शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने में। तो शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने में इससे क्या है, आकलन के थ्रू क्या होता है इसके क्षेत्र में कि जो टीचर है वो बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि का क्या है, पता लगा सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको क्या दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको पढ़ाएगा, या फिर उसका जो अधिगम का स्तर है, अगर उसको बच्चे का अधिगम का स्तर पता लग जाएगा, शैक्षिक उपलब्धि का पता लग जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाना स्टार्ट करेगा कि भाई हाँ, हमें इन बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, अनुसंधान करने में। अनुसंधान का यहाँ मतलब यही होता है कि हम अनुसंधान जो है तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित करना होता है, देन उसके बाद ही आकलन का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि हमें जो हमारी प्राचीन संस्कृति पर अनुसंधान कार्य करना है, ठीक है, कोई भी हमारी प्राचीन संस्कृति है उस पर हमें क्या करना है, अनुसंधान करना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे जो ग्रंथ होते हैं, स्थान आदि से प्राप्त जो भी जानकारी होती हैं उनको आकलन के पश्चात ही
उस विषय पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं। क्लियर हुआ अनुसंधान का मतलब कि कोई भी हमें अनुसंधान करना है तो उसके बारे में हमें उसकी जानकारी पता होनी चाहिए, और जानकारी कैसे पता होगी, तब हम उसका आकलन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पूर्व अनुमान लगाने हेतु। इसमें क्या होता है, इसमें है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मौसम विभाग है, ठीक है, तो वर्तमान के मौसम का जो भी आकलन करने के पश्चात, जैसे वर्तमान में कि आगे भाई मौसम का इस तरीके से जो है एनवायरनमेंट हमारा रहेगा या मौसम ऐसा रहेगा, के पश्चात ही क्या होता है आगे के मौसम के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि एक डॉक्टर अपने मरीज के बताए हुए लक्षणों के आधार पर ही तो आकलन करता है। जैसे हम अगर डॉक्टर के पास गए हैं, हम उसको लक्षण बताएंगे कि भाई हमें फीवर है या हमें वॉमिट हो रही है या हमें ये हो रहा है, तभी तो हम उसका उपचार करेंगे, तभी तो डॉक्टर उसका उपचार करेगा, आकलन करेगा उस चीज़ का कि हाँ भाई इसको फीवर है या नहीं है। तो पूर्व अनुमान लगाने हेतु यही होता है कि अब फॉर एग्जांपल क्लास में भी ले लो कि कोई बच्चा है वो बोलेगा मैम मेरे को ये याद नहीं हो रहा, तो टीचर क्या करेगा, उसका आकलन करेगा कि भाई इसको क्यों याद नहीं हो रहा। या फिर फॉर एग्जांपल कि बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया, तो वो उसका रीज़न बताएगा टीचर को कि मैम मैं ये अपना होमवर्क इसलिए नहीं करके लाया, तो टीचर उसका आकलन कर सकता है कि क्या सही में यही बात है जिसकी वजह से उसने होमवर्क नहीं किया। तो ये होता है पूर्व अनुमान लगाने हेतु। नेक्स्ट फिफ्थ आता है आपका गुणवत्ता का निर्धारण करने में। तो इसमें यही है कि जो आकलन होता है उसका यूज़ हम किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए भी कर सकते हैं, कि गुणवत्ता की हमें क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं उसकी गुणवत्ता की। इसके लिए भी हम आकलन क्या करते हैं, आकलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता है क्षेत्र में स्थान निर्धारित करने में। स्थान निर्धारित करने में आकलन का यही काम होता है कि आकलन का प्रयोग किसी भी छात्र का या फिर कोई भी संस्था का स्थान निर्धारित करने के लिए भी प्रयोग इसका किया जाता है। कैसे कि तब हम किसी बच्चे का आकलन कर लेंगे, देन तभी हम उसके बाद जो भी हमें सूचना मिलेगी तभी तो हम उसको ग्रेडिंग सिस्टम देंगे कि हाँ भाई अगर हमने मान लो बच्चे का टेस्ट लिया है, हमने उसका आकलन किया, आकलन करने के बाद जो रिज़ल्ट निकल के आया तभी तो हमने उसको स्थान दिया। आपने देखा होगा क्लास में पोजीशन आती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों की, कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम उसका आकलन करते हैं, पूरी क्लास में बच्चों का हम आकलन करते हैं, तभी तो पता लगता है कि हाँ ये फर्स्ट पोजीशन पे है सेकंड पे है, तो हम उसका स्थान निर्धारित करते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, आकलन के। तो ये था आपके आकलन के बारे में, आकलन के क्षेत्र, विशेषताएं उसकी, और उसके प्रकार, टाइप्स भी पढ़े, उद्देश्य, अर्थ पढ़े। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। हम इसमें आपके 5 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक यह आकलन करना चाहता है कि प्रायोगिक कार्य के दौरान, कौन से कार्य के दौरान, प्रायोगिक कार्य के दौरान एक छात्र गणित प्रयोगशाला में उपकरण का उपयोग कैसे करता है या उन्हें कैसे संभालता है। मतलब जो एक वो है, एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, एक प्रायोगिक कार्य के दौरान क्या कर रहा है, एक छात्र गणित की प्रयोगशाला में जो उपकरण है उसका उपयोग कैसे कर रहा है, उन्हें कैसे संभालता है। तो शिक्षक को किस मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट रचनात्मक परीक्षण, सेकंड मौखिक परीक्षा, थर्ड प्रदर्शन परीक्षण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रदर्शन परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित, अभिरुचि को जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेगा। जो शिक्षक है वो अपने नैतिक मूल्य को, व्यक्तित्व को, अभिरुचि को जानने के लिए किसका उपयोग करेगा। फर्स्ट रचनात्मक आकलन उपकरणों का, सेकंड योगात्मक आकलन का, थर्ड स्व आकलन का, या डी ए और बी दोनों। शिक्षक अपने
खुद के जान रहा है वो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्व आकलन उपकरणों का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड। निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपलब्ध नहीं है? फर्स्ट दत्त कार्य, सेकंड प्रश्नोत्तर, सी शस्त्र परीक्षा और डी मौखिक प्रश्न। रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, उचित उपकरण नहीं है, नहीं पे ध्यान रखना। दत्त कार्य भी है इसमें, प्रश्नोत्तर भी है, मौखिक भी है, लेकिन जो परीक्षा है ये नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 है आपका, शिक्षकों को छात्रों का आकलन कब करना चाहिए? फर्स्ट सीखने की प्रक्रिया के हर चरण में, एक चरण में, 2 चरण में या डी 3 चरण में? तो करेक्ट आंसर होगा इसका सीखने की प्रक्रिया के हर चरण में। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सीखने की प्रक्रिया के हर चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट और लास्ट, सीखने का आकलन कौन करता है? शिक्षक, विद्यार्थी, माता पिता या पड़ोसी? तो जो सीखने का आकलन है वो कौन करता है? शिक्षक करता है, टीचर करता है विद्यार्थी का। ठीक है, तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चन आकलन से संबंधित। यहाँ आपका जो ये टॉपिक है फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम मापन के साथ। जो हमारा टॉपिक है मापन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।